हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका शीर्षक है भारत अर्थात इंडिया। यहाँ पे श्री अरविंद जी का एक कथन वर्णित किया गया है। भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच एक महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। आप इसका इस्तेमाल अपने निबंध में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। कहता है कि प्रारंभिक काल से ही, यानी हड़प्पा सभ्यता अगर हम मान चले तो वहां से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी। आप देखेंगे कि हड़प्पा का फैलाव पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत में एक लंबे क्षेत्रफल में था, लेकिन फिर भी उनके धार्मिक चीजें लगभग एक समान दिखाई पड़ते थे। भिन्नताएं भी थी, परंतु समानता भी थी, जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच एक महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कलाकृतियां दिखाई गई हैं। 2300 वर्ष पूर्व ग्रामीण भारत को दर्शाता एक दृश्य, महान सांची स्तूप का उत्तरी द्वार। ये चित्र कहाँ का है? तो ये है सांची स्तूप का द्वार है। दोस्तों, ये सांची स्तूप का द्वार है। इस चैप्टर में हम किन सवालों का जवाब पाएंगे? भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? भारत के कुछ प्राचीन नाम क्या थे? यानी यहाँ पे भारत के नाम, भारत क्या है, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, अन्य नाम क्या क्या है, उनके बारे में हम देखेंगे। ये एक मैप है जिसमें पूरे भारत को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं, ये पूरा मैप है। और जूम करने पे हम देखते हैं, जैसे हिंदकुश पर्वत है, यहाँ हिमालय पर्वत है। ये हिंदकुश है, ये हिमालय पर्वत है। ये आप देखें, सिंधु नदी है, ये झेलम नदी है, चिनाब है, और फिर रावी नदी है, सतलुज नदी है, ब्यास नदी है, सरस्वती नदी है। यहाँ आप देखें तो गंगा रिवर है, यहाँ यमुना रिवर है, चंबल रिवर है, गंगा नदी का बहाव। तो कुल मिलाकर के भारत में कुछ मुख्य नदियों की लोकेशन है। दोस्तों, आप खास तौर से सिंधु नदी और इससे आसपास जो नदियां हैं, इनको बारे में आपको क्रम वाइज पता होना चाहिए कि पश्चिम से पूरब साइड कौन है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, कुछ इस प्रकार से नदियां हैं। 2026 के आईएएस प्री में ये नदी पूछा गया, सतलुज नदी। और वहीं 2023 आईएएस के प्री में चिनाब नदी के बारे में पूछा गया था। और पीसीएस के पेपर में सिंधु नदी और इस सहायक नदियों के बारे में लगातार किसी न किसी पेपर में पूछा जाता रहा है। आप अगर इन नदियों की संख्या करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके हम सप्त सिंधु कहते हैं। जो सिंधु सभ्यता बनी थी वो यहीं पर स्थापित हुई है। कभी कभी इसको सप्त सिंधु भी कहते हैं। तो सप्त सिंधु में सरस्वती नदी भी गिनी जाती है। तो सिंधु नदी, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज। आप अगर उत्तर भारत की तरफ देखें, उत्तर भारत की तरफ अगर देखें तो वहां है गंगा, यमुना नदी,
यमुना नदी गंगा की ही सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। नर्मदा नदी अरब सागर में जाके गिरती है और तापी नदी भी अरब सागर में गिरती है, जबकि गंगा कहाँ गिरती है? बंगाल खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो भारत बांग्लादेश से होते हुए आ रही है बंगाल खाड़ी में। महानदी आप देखिए ये भी बंगाल खाड़ी में। गोदावरी नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी बंगाल खाड़ी में। कावेरी नदी बंगाल खाड़ी में। ये कुछ मुख्य नदियों को दर्शाया गया है और भारत के दोनों तरफ, एक तरफ अरब सागर दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि भारत का नाम कैसे पड़ा होगा। आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है। आज का भारत एक राष्ट्र के रूप में किस तरीके से आगे बढ़ा है। आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है जिसकी परिभाषित सीमाएं राज्य और ज्ञात जनसंख्या है। हालांकि यह 500, 2000 या 5000 वर्ष पूर्व बहुत अलग था। विश्व के इस भाग को हम प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? तो आप समझिए, इसे ये अगर भारत है तो भारत में जो पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, म्यां बर्मा वाला इलाका था, इन सब को मिला करके भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। इसके भिन्न भिन्न नाम रहे हैं। इसकी सीमाएं भी बदलती रही हैं। विभिन्न स्रोतों से हम भारत के अतीत और विकास के बारे में जान सकते हैं। इस अध्याय में दिए गए भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक मानचित्र का अध्ययन कीजिए। वे कौन कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हैं जिसे आप समझ सकते हैं। इतिहास के इस क्रम में भारत को उसके निवासियों और विदेशियों से आए आगंतुकों के द्वारा कई नामों से बुलाया जाता रहा है। इसके प्राचीन पुस्तकों, यात्रियों, तीर्थयात्रियों एवं वृत्तांतों, शिलालेखों में मिलते हैं। यानी जो भी नाम है वो हम पुरानी पुस्तकों में, जो यहाँ यात्री घूमने आए थे उनकी किताबों में, तीर्थ यात्रियों की कहानियों में और शिलालेखों पर देख सकते हैं। भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया, इसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। दोस्तों इसको याद रखिए, यदि आपसे कोई पूछता है कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है तो ऋग्वेद है। हम यह हजारों वर्ष पुराना है। हजारों वर्ष कहने के आशय है लगभग 1300 BCE है। यानी 26, अभी 2026 चल रहा है, इसमें 1300 और जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा लगभग 3500 वर्ष पूर्व। इस ग्रंथ में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का नाम सप्त संध्यव अर्थात 7 नदियों की भूमि है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सिंधु नदी जो मुख्य नदी है। इसके पूर्व में आप देखें तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज नदी है और यहाँ पर सरस्वती नदी भी है। ये है सप्त संध्यव। संध्यव शब्द सिंधु से आया है। जो सप्त संध्यव में सप्त मतलब 7 नदी और संध्यव मतलब सिंधु, जिसका आशय सिंधु नदी या सामान्यतया एक नदी से है। समय बीतने के साथ ही हमें साहित्य में भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम भी मिलने लगते हैं। महाभारत भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इसके बारे में
हम हमारे सांस्कृतिक विरासत ज्ञान परंपरा अध्याय में आगे बढ़ेंगे। तो भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत है। रोचक बात यह है, इसमें अनेक क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। कश्मीर, लगभग आज का कश्मीर, कश्मीर बोलते थे पहले, अब इसको कश्मीर बोलते हैं। कुरुक्षेत्र जो महाभारत में नाम आया है, उसको आज हरियाणा का एक भाग है। बंग आज वो बंगाल का भाग है। प्रागज्योतिष कुछ कुछ असम का भाग। कच्छ आज का कच्छ। केरल आज का केरल। दोस्तों, इस नाम को याद रखिएगा, ये एग्जाम में अगर आएगा तो बताने में कठिनाई होगी। क्या नाम है? प्रागज्योतिष। प्रागज्योतिष किसका नाम था? तो असम का नाम था प्रागज्योतिष। आइए पता लगाएं यहाँ पे वास्तव में हमें कब समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नाम मिला। क्योंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की तिथि निर्धारित करना कठिन है, अतः इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे हमें दो नाम मिला महाभारत में, एक भारतवर्ष, दूसरा जम्बूद्वीप। तथा विद्वान सामान्यतः इस बात से सहमत हैं कि बीसीई सामान्य संभवत पूर्व की कुछ शताब्दियों पूर्व से यह महाकाव्य लिखा जाने लगा था। कहने का आशय ये है कि महाभारत कोई एक दिन, एक महीना, एक साल में नहीं लिखा गया है, बल्कि इसको लिखने में शताब्दियां लगी हुई हैं। बीसीई से लेकर एडी आ गया होगा। दोस्तों, आगे पैराग्राफ कहता है, पहला शब्द भारतवर्ष स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है और इस ग्रंथ में अनगिनत नदियों और लोगों के नाम सम्मिलित हैं। भारतवर्ष से आशय भारत के देश से है। भारतवर्ष का मतलब है भारत के देश। भारत वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में लिखित हुआ है। तो भरत नाम कहाँ से आया? ऋग्वेद में उल्लेखित है। वहां इसका अभिप्राय लोगों के एक प्रमुख वैदिक समूह से है। बाद के साहित्य में विभिन्न महाराजाओं के लिए भरत नाम उल्लेखित हुआ है। तो हमने समझा कि भारत वर्ष नाम कैसे पड़ा। तो भारतवर्ष भरत से पड़ा है। भरत शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में हुआ है और ये कई राजाओं के नाम को उल्लेखित भी करता है। दूसरा नाम हमने देखा जम्बूद्वीप से क्या आशय है? जामुन वृक्ष फल के द्वीप, यानी आपने गांव में देखा होगा जामुन के पेड़। तो जामुन वृक्ष के फल के द्वीप, भारत में जामुन के पेड़ अत्यधिक मात्रा में रहे होंगे उस समय भी, तो लोगों ने जामुन वृक्ष के फल का द्वीप कहने से इसको जम्बू द्वीप कहने लगे। यह वास्तव में भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है जिसे जम्बुल वृक्ष, मालाबार प्लम या जामुन वृक्ष आदि भी कहते हैं। आगे जम्बू द्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया। जम्बू द्वीप हमने देख लिया कि जामुन के पेड़ पाए जाते हैं, इस वजह से इसको जम्बू द्वीप कहा गया। वास्तव में इस संबंध में हमें एक भारतीय सम्राट से बहुत अच्छा संकेत मिलता है। उनका नाम है अशोक, जिनके विषय में हम बाद में जानेंगे। अभी के लिए हम उनकी तिथि को लगभग 250 बीसीई मान सकते हैं। अशोक भारत में कब रहे होंगे? तो लगभग 250 BCE। जैसा कि हम देखेंगे, उन्होंने हमारे लिए बहुत से शिलालेख छोड़े हैं। कौन? अशोक। अशोक के समय में बहुत सारे शिलालेख आज भी मौजूद हैं। उनमें से एक में उन्होंने उसी नाम
कौन सा नाम? जम्बू द्वीप का संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उपयोग किया है। उस समय इसमें आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ ही अफगानिस्तान के भाग सम्मिलित हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने शायद गलती से म्यांमार या बर्मा का नाम भी ले लिया था, तो बर्मा नहीं है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भाग सम्मिलित हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक चित्र छापा गया है। महाभारत में सूचीबद्ध कुछ क्षेत्रों को दर्शाता मानचित्र। आपको इन क्षेत्रों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तो इनका विस्तार उपमहाद्वीप के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में मिलता है। ये चित्र छपा है जिससे आप जान सकें कि महाभारत में जो स्थान बताए गए हैं वो कहाँ पे उपस्थित हैं। आइए हम भी एक नजर में इसको देखते हैं। गंधार, गंधार आज के अफगानिस्तान में है। दुब्रू, ये भी अफगानिस्तान में है। कम्बोज, ये भी अफगानिस्तान में है। सौवीर, केकय, मद्र, वाहलिक, अम्बस्ट, सिवी, देख रहे हैं। सौराष्ट्र, गुजरात। अनार्त, मत्स्य, सूरसेन, मथुरा। पांचाल, चेदी वंश, दर्शन, महिष्मति, अवंती, विदेह, कौशल, काशी, कारुष, मगध, अंग, प्राग ज्योतिष, ये असम है, ये नाम याद रखिएगा। वंग, बांग्लादेश वाला इलाका है ये। वंग, कुंड, सुहमा, ये सुहमा आप देख रहे हैं। ये कलिंग, दक्षिण कौशल, जन स्थान, अस्मक, ये आप देखिए। किंकिंसधा, ये भी नाम आया हुआ है। ये आप देखिए। चोल, पांड्य, द्रविड़ और केरल, इस तरीके से नाम हमें देखने को मिलते हैं। कुछ शताब्दियों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सामान्यतया भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए एक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में हम पढ़ते हैं, इसमें विष्णु पुराण में वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं। तो भारत की जो परिभाषा है वो विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। विष्णु पुराण कहता है जो हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में है उसे भारत कहते हैं। इसको याद रखिएगा। अगर कभी सवाल आता है कि भारत के परिभाषा किस पुराण में स्पष्ट दी गई है, तो हम उत्तर लगाएंगे विष्णु पुराण। यह नाम भारत आज भी प्रयोग में है। उत्तर भारत में से सामान्यतया भारत लिखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में प्रायः भारतम लिखते हैं। आइए विचार करें। हिमाच्छादित पर्वतों को पहचानते हैं? क्या आप समझते हैं कि भारत का यह संक्षिप्त विवरण सही है? तो हिमाच्छादित पर्वत हम समझते हैं हिमालय के ऊंची चोटियों पर बर्फ की चादर से ढका होता है, हिमाच्छादित पर्वत कहलाते हैं। भारत का यह विवरण सही साबित होता है और हम इसको समझ भी पा रहे हैं। यह जानना रोचक है कि भारत के लिए देश के विभिन्न भागों ने एक समान परिभाषा को अपनाया। उदाहरण के लिए 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम है दक्षिण के केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक जाना जाता है। दोस्तों, इस परिभाषा को आप देखें तो इसने पूरे भारत की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। अगर ये भारत है मान लीजिए, तो ये
उत्तर में हिमालय है, यहाँ बंगाल खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, ये केप कुमारी यहाँ है। यही ये कह रहे हैं कि दक्षिण में केप कुमारी, उत्तर में महान हिमालय यानी पर्वत, पूरब और पश्चिम में महासागर। ये कहाँ कहा गया है? तमिल साहित्य में कहा गया है। उत्तर में महान पर्वत को आप क्या पहचान सकते हैं? हाँ, वो है हिमालय। केव कुमारी की पहचान करने में भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यस, केव कुमारी यहाँ पड़ता है जिसे कन्या कुमारी आज कहते हैं। इस तरह प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से जानते थे। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में भले यातायात के साधन इतने विकसित नहीं थे, फिर भी उन्हें उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम तक के बारे में पूरे भारतीय भौगोलिक स्थिति की जानकारी स्पष्ट थी। ये बहुत ही रोचक बात है कि जब उनके पास इतनी विकसित तकनीकी नहीं थे, इतने तीव्र गति के यातायात साधन नहीं थे, फिर भी वो पूरे भारत की भौगोलिक स्थिति, यहाँ तक कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, बांग्लादेश, इन सब के बारे में स्पष्ट जानकारी रखते थे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था, की शुरुआत में ही इंडिया दैट इज भारत वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इस बात से आप अवगत होंगे, नहीं तो आप आगे देखेंगे। भारतीय संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 में ये लाइन लिखी हुई है, इंडिया दैट इज भारत। भारतीय संविधान जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था, तो अंग्रेजी में भारत को इंडिया दैट इज भारत, संविधान के हिंदी अनुवाद में भी वही भारत अर्थात इंडिया को लिखित किया गया है। संविधान क्या होता है? किसी देश के आधारभूत सिद्धांतों और कानूनों को बताने वाला प्रलेख। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, इसका अध्ययन हम आगे कक्षाओं में करेंगे। संविधान की एक संक्षिप्त परिभाषा है, किसी देश के आधारभूत सिद्धांतों और कानूनों को बताने वाला प्रलेख। जो किसी देश के आधारभूत सिद्धांत और उनके कानूनों को बताता है, वही संविधान है। भारत के मूल संविधान के प्रथम पृष्ठ में क्या आप इंडिया अर्थात भारत को समझ सकते हैं? यस, हम समझ सकते हैं। विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा? आज हम देखते हैं कि जब प्राचीन काल से भारत का नाम भारत था, तो अचानक से इंडिया नाम कहाँ से आया? विदेशियों में सर्वप्रथम ईरानी के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया था। दोस्तों, यहाँ एक रोचक बात है कि सर्वप्रथम ईरानी यानी फारस की खाड़ी के पास ईरान के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया था। 6वीं शताब्दी BCE एक फारसी सम्राट ने सैन्य अभियान आरंभ किया और सिंधु नदी के क्षेत्र, जिसे सिंधु कहा जाता था, पर नियंत्रण किया। सोचिए, 6वीं BCE यानी जब महाजनपद काल चल रहा था, उस समय ही एक फारसी सम्राट ने अभियान भेजा और सिंधु नामक स्थान को अपने नियंत्रण में किया, जो सिंधु नदी के क्षेत्र में था। अतः कोई आश्चर्य नहीं है कि अपने प्रारंभिक लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत को हिंद हिंदू हिंदू से निर्दिष्टित किया था।
जो उनकी भाषा में सिंधु का रूपांतर था। ध्यान रखिए कि प्राचीन फारसी में हिंदू पूर्णतया एक भौगोलिक शब्द है। यहाँ इसे हिंदू धर्म से संदर्भित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि फारसियों ने या था ईरानियों ने जब भारत को हिंदू या फिर हिंद कहा, तो उनका कहने का आशय हिंदू धर्म से नहीं था, बल्कि वो सिंधु को सिंधु नहीं कह पाते थे, क्योंकि वहां पे स को ह पढ़ा जाता है। तो उन्होंने हिंदू कहा, यानी यह एक मात्र भौगोलिक शब्द था, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। इन्हीं फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को इंडोई अर्थात इंडिके नाम दिया था। तो आपको ये भी पता चला कि फारसियों के स्रोत के आधार पर इसने यूनानियों ने इंडोई या फिर इंडिके नाम दिया। इन्होंने हिंदू शब्द के पहले अक्षर हा को हटा दिया, क्योंकि यह अक्षर यूनानी भाषा में नहीं था। अब आप समझ सकते हैं, जहां भारत को पहले सिंधु नदी थी, सिंधु क्षेत्र था, उसको फारसी अर्थात ईरानियों ने सा नहीं कह पाने की वजह से हा कहा, वो हो गया हिंदू। और फिर यूनानी आए, यूनानी लोग की भाषा में हा का कोई उच्चारण नहीं था, तो उन्होंने हा को हटा दिया, इसकी जगह ई कहने लगे। वो धीरे धीरे हिंदू से इंडोई या फिर इंडिके हो गया। प्राचीन चीनियों ने भी भारत से संपर्क स्थापित किया था। विभिन्न ग्रंथों में इन्होंने इंडिया का उल्लेख इंतु या फिर इदु से किया था। यह शब्द भी मूलतः सिंधु से आया है। तो आप यहाँ एक और शब्द पाते हैं, इंदु या फिर इंतु। इसका मतलब भारत ही होता है, जिसको चीनियों ने दिया है। क्या नाम है? इंतु या फिर ईदो। सिंधु नदी है या फिर सिंधु एक क्षेत्र था। हिंदू ईरानियों ने या फिर फारसियों ने कहा, क्योंकि वो सा को हा कहते थे। ये जो इंदू आया या फिर इंडिके आया या फिर इंडोई आया, ये यूनानियों ने दिया था, क्योंकि यूनानी के उच्चारण में हा वर्ड नहीं था। वहीं चीनियों ने इसे इंदु या फिर इंतु कहा, जिसका अर्थ भी सिंधु से ही है। तो दोस्तों, आप इसको याद रखिए, अगर एग्जाम में आता है कि चीनी भारत को किस नाम से बुलाते थे प्राचीन काल में, तो आप इंतु ऑप्शन को टिक करेंगे या फिर इदू नाम से टिक करेंगे। और हिंदू को फारसियों ने कहा था, और इंदु या फिर इंड के या फिर इंडोई ये यूनानियों ने कहा था। आगे हम बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान का एक झलक यहाँ दिखाया गया है। भारतीय संविधान में को कई पार्ट में बांटा गया है, लगभग जो 22 भाग हैं। 22 भाग का ये पहला भाग है, जिसका शीर्षक है संघ और उसके राज्य। उसमें आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ भारत अर्थात इंडिया। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि इंडिया मीन्स भारत, नहीं। आगे संविधान हमको नहीं पढ़ना है, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक झलक देखनी थी कि आखिर कहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखें, ध्यान क्या रखना है? जुआनजैंग, जुआनजैंग पूर्व में इसे वेनसांग उच्चारित किया जाता था। ये 7वीं एडी में चीन से भारत आए थे। कब आए थे? 7वीं
ईस्वी कह सकते हैं या फिर एडी कह सकते हैं। इस समय मतलब हर्ष का समय चल रहा था, जो भारत में राजा हुआ करते थे। उन्होंने भारत के कई भागों का भ्रमण किया, विद्वानों से मिले, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया और 17 वर्ष बाद चीन वापस लौट गए। तो आप ये भी याद रखिएगा कि ह्वेन सांग का असली नाम जुआनजैंग है, और वो भारत में कब आए थे, तो 7वीं शताब्दी में आए थे। उस समय भारत में हर्ष का समय था, और वो भारत में 17 वर्ष तक भारत में रहे, बौद्ध धर्म को एकत्रित किया था। उन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया जो अपने साथ ले गए। आगे आने वाली शताब्दियों में कई अन्य चीनी विद्वान ने भी भारत का भ्रमण किया। तो ये इंसान के बारे में थोड़ी सी झलक है कि 17 साल भारत में रहा, उसे संस्कृत का भी ज्ञान था, और चीनी भाषा तो ज्ञान उसके अपनी मातृभाषा तो थी ही, उसे संस्कृत के ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवाद करके चीन ले गया। एक अन्य चीनी शब्द तियानजू को सिंधु से लिया गया था, परंतु इस शब्द को स्वर्गतुल्य स्वामी के रूप में भी समझा जा सकता है। यह बताता है कि चीनियों का बुद्ध की भूमि के रूप में भारत के प्रति कितना सम्मान था। तो अगर तियानजू तियानजू को सिंधु से ही लिया जाता है, इसका एक अर्थ ये भी होता है स्वर्ग तुल्य स्वामी। तियानजू आप संभवतः हाल के पारिभाषिक शब्द हिंदुस्तान से भली भांति परिचित होंगे, परंतु आप नहीं जानते होंगे कि यह शब्द आज से 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम एक फारसी अभिलेख में प्रयोग किया गया था। दोस्तों, आज जो हम हिंदुस्तान बोलते हैं वो शब्द 1800 वर्ष पूर्व एक फारसी अभिलेख में, न कि अपने यहाँ, फारसी अभिलेख में प्रयोग किया गया था। बाद में भारत पर आक्रमण करने वालों ने भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णित करने के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, हिंदुस्तान शब्द कैसे पड़ा, तो हिंदुस्तान का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो हमें फारसी अभिलेख में मिलता है। बाद में जिन लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किए वो हिंदुस्तान ही बुलाते थे, जिससे हिंदुस्तान शब्द प्रचलित हो गया। क्या आप भारत के प्रयुक्त भिन्न भिन्न नामों को इस तालिका में पूर्ण कर सकते हैं? कर सकते हैं। फारसी फारसी में हम करेंगे हिंद, या फिर हिंदुस्तान, या फिर हिंदू। यूनानी क्या करते थे? यूनानी इसको इंडोई या इंडिके या इंदो। लैटिन भाषा में भारत को भारत कहा जाता है। चीन में इसको इंतु कहा जाता है। अरबी और फारसी में भी इसको हिंदुस्तान कहा जाता है। अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है। फ्रेंच में इंडे कहा जाता है। अंग्रेजी में तो इंडिया ही है, परंतु फ्रेंच में इंडे कहलाता है। आगे हम देखेंगे इस चैप्टर का सारांश। भारत एक प्राचीन भूमि है जिसे इतिहास के क्रम में कई नाम दिए गए हैं। प्राचीन भारतीयों द्वारा दिए गए नामों में जम्बूद्वीप तथा भारत सम्मिलित है। बाद के समय में भारत शब्द अधिक प्रचलित हुआ। अधिकांश भारतीय भाषाओं में यही नाम मिलता है। भारत आने वाले विदेशी आगंतुकों, आक्रमणकारियों ने भारत के लिए सिंधु या सिंधु नदी आधारित नामों को अपनाया। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू, इंडोई, अंततः इंडिया जैसे नाम बने। क्रियाकलाप दिए हुए हैं। ऋग्वेद क्या गलत है क्या सही है? ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में भारत मिलता है, और ऋग्वेद में भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। विष्णु पुराण में संपूर्ण उपमहाद्वीप का यह सही है। भारत नाम का प्रयोग हुआ है। अशोक के समय
जम्बू द्वीप में आज का भारत, अफगानिस्तान के कुछ भाग, बांग्लादेश, पाकिस्तान सम्मिलित है। महाभारत में कश्मीर, कच्छ, केरल समेत कई क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 2000 वर्ष से पहले सर्वप्रथम एक यूनानी शिलालेख में किया गया था। हिंदुस्तान शब्द का शब्द 2000 वर्ष पहले, वैसे किताब में 1800 वर्ष BCE दिया हुआ है, 1800 वर्ष पहले दिया है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग यूनानी, ये शब्द गलत है, यूनानी नहीं था बल्कि फारसी था। प्राचीन फारसी में हिंदू शब्द का उपयोग हिंदू धर्म के लिए किया गया है। ये गलत है क्योंकि हिंदू धर्म नहीं बल्कि हिंदू क्षेत्र के लिए किया गया है। विदेशी यात्रियों द्वारा इंडिया को भारत नाम दिया गया, गलत है। विदेशी यात्रियों ने अपने अपने हिसाब से दिया। चीन ने इंतु दिया, फारसियों ने हिंदू दिया, हिंदुस्तान दिया, यूनानियों ने इंडिगो ही दिया। ये गलत हो जाएगा। ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया गया है। अभी जो हम ऊपर पढ़े हैं उसमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है, तो इसको हम अभी गलत मान के चलते हैं। यदि आपका जन्म 2000 वर्ष पूर्व हुआ होता और आपको अपने देश का नामकरण करने का अवसर मिलता तो आप किस नाम चयन करते और क्यों, आप बताइए। इसको आप विचार करिएगा। प्राचीन काल में विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत की यात्रा क्यों करते हैं? इस प्रकार की लंबी यात्रा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? इस पर भी आप विचार कीजिएगा, 2 मिनट सोचिएगा। दोस्तों, इस प्रश्न उत्तर में जो हमने लगाए हैं, इसमें आप अपने आप सोच बताइएगा क्या सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए। थैंक यू।